कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अभी संपूर्ण विश्व इस महामारी से जूझ ही रहा है कि चाइना में एक नए हेल्थ थ्रेट के बारे में पता चला है। ये हेल्थ थ्रेट क्या है? ये कौन सा नया वायरस है जिसने चाइना में जन्म लिया है? आइए हम इसके बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा क्रक्स एनालिसिस में आज हम बात करने वाले हैं चाइना में जन्मे एक नए एसएफटीएस वायरस दैट इज बोनिया वायरस के बारे में। हम जानें कि ये वायरस आखिर है क्या। यदि हम रिसेंट इशू की बात करें तो ईस्टर्न चाइना में जियांगसू और अनहुई प्रोविंसेस में एसएफटीएस वायरस को लेकर एक थ्रेट बना हुआ है। कई इन्फेक्शंस लोग वहाँ के इन्फेक्टेड हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अप्रोक्सीमेट वहाँ 7 से लेकर 10 लोगों की मौत इस एसएफटीएस वायरस के माध्यम से हुई है। एसएफटीएस मीन्स सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा वायरस है जो चाइना में पहले देखा गया है। यदि हम इस एसएफटीएस वायरस के बारे में बात करें तो एसएफटीएस जो वायरस है वो एक्चुअली में बोनिया वायरस फैमिली का ही एक वायरस है। ध्यान रखना है कि इसका बोनिया वायरस फैमिली का एक वायरस है और ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में। किसके माध्यम से? टिक बाइट्स। एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसे टिक कहा जाता है, उसके काटने से जो कि खून चूसता है, तो इस कीड़े के काटने से होने वाला ये वायरस है। लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं एक्चुअली। यदि हम टिक की बात कर लें, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कॉकरोच जैसा ये कुछ लग रहा है, तो यदि हम टिक की बात करें तो ये एक एशियन लॉन्ग हॉर्न टिक है जो कि इसे प्राइमरी वेक्टर अभी माना जा रहा है इस तरीके के वायरस को लोगों तक पहुंचाने में, ह्यूमन में ट्रांसमिट करने का ये कैरियर के रूप में काम कर रहा है। और ये वायरस डायरेक्टली टिक के काटने से ह्यूमन में भी फैल रहा है और साथ ही साथ जो एनिमल्स है जैसे कि गोट्स हुए, कैटल्स हुए, डियर हुए, शीप हुए, तो जो भेड़ पालतू जानवरों के संपर्क में रहने वाले ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, उनमें भी इस तरीके के वायरस से इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड होने का यहाँ पर चांस सबसे ज़्यादा है और ये डिसीज़ इनमें फैल रही है। यदि हम बात करें कि इन जानवरों में भी क्या एसएफटीएस के कुछ सिम्टम्स पाए गए हैं, तो नहीं, इन जानवरों में कोई इस तरीके के सिम्टम्स नहीं पाए जा रहे, लेकिन जानवरों से ह्यूमन में ये ट्रांसमिट हो रहे हैं और उनमें ये कुछ सीवियर इन्फेक्टेड यहाँ पर पर्सन देखने को मिल रहे हैं। यदि हम इसके ओरिजिन और स्प्रेड की बात करें कि किस तरीके से ये फैला हुआ है, तो ये पहली बार नहीं है कि इस एसएफटीएस वायरस के बारे में पता चला है। कई दशकों से भी पहले भी इस तरीके का वायरस देखने को मिला था ग्रामीण क्षेत्रों में, हुबेई और हेनन प्रोविंसेस में 2009 में। ये भी कहाँ पर था? चाइना में। तो इससे पहले चाइना के ही हुबेई और हेनन प्रोविंसेस में 2009 में भी इस तरीके के कुछ केस देखने को मिले थे। तब उस समय रिसर्चर ने कुछ वहाँ के एग्जामिन किया, ब्लड सैंपल्स लिए और लोगों के बारे में इस तरीके के कुछ सिम्टम्स बताए थे। उस टाइम पर भी कोई नए क्लस्टर्स वहाँ पर पाए गए थे। ये जो वायरस है ये ट्रेवल कर सकता है इवेंचुअली जो ईस्टर्न एशियन जो नेशंस है वहाँ पर भी, जहाँ हम बात करें जापान, साउथ कोरिया, और नंबर ऑफ केसेस इसके क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो रहा है। हालांकि अभी इस तरीके के कुछ चांसेस कम ही देखने को मिलेंगे और हमें क्या अवेयरनेस यहाँ पर फैलानी होगी ताकि जो टिक बाइट से यहाँ पर बचा जा सके और लोगों को जो फर्टिलिटी रेट है उसे कम किया जा सके। यदि हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लें कि संक्रमण कितने दिनों में फैलता है, तो एसएफटीएस का जो संक्रमण है लगभग इसका जो टाइम पीरियड है वो 7 to 13 डेज है, इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें ये संक्रमण होता है, ये ट्रेवल करके हो। करेक्ट है। और यदि हम देखें कि ये यूजुअली जो रहेगा ये स्प्रेड होगा मार्च से लेकर नवंबर के बीच में और उसका जो पीक टाइम रहेगा वो कहा जा रहा है स्टडी के अकॉर्डिंग अप्रैल टू जुलाई रहेगा, अप्रैल और जुलाई में रहेगा। तो ये कुछ इंक्यूबेशन पीरियड की बात हुई। अब यदि हम सिम्टम्स की बात कर लें तो इसके जो बेसिक सिम्टम्स रहेंगे कि बहुत तेज बुखार आ गया, फीवर आ गया, फटीग हो गए,
है ना, चक्कर आ रहा है, हेडेक है, सिर दर्द है, नौशिया है, ठीक है, मलेरिया टाइप का, डायरिया, वॉमिटिंग, आपके लोअर स्टमक में एब्डोमिनल पेन रहेगा यहाँ पर, ठीक है, और कई कंजक्टिवाइटिस जो बीमारियाँ रहेंगी वो भी इसके थ्रू होने की संभावना है। ये इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स रहेंगे। यदि हम अर्ली वार्निंग के हिसाब से देखें कि अर्ली वार्निंग, यदि हम कहें कि आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, फीवर है, और साथ ही साथ आपकी प्लेटलेट्स के जो काउंट है वो लो होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, आपको कौन सी बीमारी हो रही है, थर्मोसाइटोपेनिया हो रहा है, या फिर आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी एकदम से क्या गिरने लगी, लो होने लगी, तो इस तरीके के ये सिम्टम्स इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में देखे जा रहे हैं। यदि कोई सीरियस केस भी है, तो यदि इसका कोई सीरियस केस देखा जाए तो उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर भी ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके बहुत सारे ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, ठीक है ना। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग भी यहाँ पर बिगड़ सकती है। यदि हम प्रिवेंशन की बात कर लें, हालांकि अभी कुछ इस तरीके की ये सिर्फ बेसिक स्टडीज़ ही देखने को मिली हैं, चाइना ने अभी तक इसके बारे में कुछ ऑफिशियली नहीं कहा है। हालांकि चाइना ने कहा कि हमारे यहाँ 7 से लेकर 10 मौतें इस SFTS के जरिए हुई हैं। तो प्रिवेंशन की यदि हम बात कर लें, तो चूँकि ये कीड़े के काटने से होने वाली हम कहें एक बीमारी है, डिजीज़ है, तो आपको अवॉइड करना रहेगा कि आप किसी बड़ी बड़ी ग्रास में चलें, ठीक है ना, और आप अवॉइड करें शॉर्ट्स पहनना, फुल स्लीव्स के आप जितने भी आपके क्लोथ्स हैं उसको वियर करें, और साथ ही साथ आप टिक रेपेलेंट लोशंस और स्प्रे का यूज़ करें। तो ये कुछ प्रिवेंशंस आप ले सकते हैं। यदि हम ट्रीटमेंट की बात कर लें कि क्या कोई ट्रीटमेंट अभी तक बना, हालांकि इसके लिए अभी कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पर दवा नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है फिलहाल के लिए, लेकिन इसके लिए एक एंटीवायरल दैट इज राइबाविरिन का यहाँ पर यूज हो रहा है, जो कि इफेक्टिव यहाँ पर रिजल्ट दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टिक के कारण जो बीमारी फैल रही, डिसीज हो रही टिक बाइट्स के कारण, उसे फैलने से रोका जा सकता है कुछ प्रिवेंशन लेकर। यदि हम कुछ स्टैटिक्स की बात कर लें कि क्या स्टडी बोल रही है, तो इसकी जो फर्टिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो लगभग 16 से 30% बताई जा रही है। और ये जो 16 to 30% है, ये भी जो मोस्टली जो है, इसमें क्या होगा, जो बड़ी उम्र के लोग अबव 50 के ऊपर के लोगों के लिए बताई जा रही है, ये हानिकारक है उनके लिए। WHO ने भी SFTS को अपनी जो प्रायोरिटी की लिस्ट है उसमें भी 10 मेन प्रायोरिटी डिसीज के लिए रखा गया है, इसके ब्लूप्रिंट को इसमें रखा गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्प्रेडिंग क्षमता है, लिमिट है, वो ज़्यादा है, और इसकी हाई फर्टिलिटी भी रेट भी है, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट क्या, WHO ब्लूप्रिंट में किस बीमारी को रखती, तो ऐसी बीमारी या ऐसी डिसीज जिनका कोई अभी तक जो एक हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है और इसका कोई अभी तक इफेक्टिव ट्रीटमेंट और वैक्सीन नहीं बनी है, तो इस तरीके की बीमारियों को जो WHO अपनी सीवियर 10 प्रायोरिटी लिस्ट में रखती है। तो इस तरीके से अब ये है कि एक नया यहाँ पर कॉज सीरियस एक एपिडेमिक होने वाला है, तो इसलिए आगे से रिसर्चर्स को ये चाहिए कि इस तरीके की कोई यदि वायरसेस आ रहे हैं तो उन पर और काम करें, उनकी वैक्सीन को लेकर काम करें, और चाइना से सिर्फ यही गुजारिश रहेगी कि वो सही जो भी यहाँ पर जो रिजल्ट्स दे रहे हैं या जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्रकार से फैल रहा है, तो इस तरीके के जो डेटा है चाइना द्वारा पूरे विश्व को सही रूप में यहाँ पर प्रदान की जाए। रही बात यहाँ पर इसके संक्रमण की, फैलने की, तो अभी चांसेस चूँकि कम है, क्योंकि पूरे ही देशों में, कई देशों में कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन लगा हुआ है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो अभी सबकी रुकी हुई हैं, तो इस तरीके से अभी फिर फैलने का जो चांस है दूसरे देशों में या यूरोपियन कंट्रीज़ में या अपने इंडिया की बात कर लें तो फिर भी कम है, लेकिन हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे भी एक सीवियर बीमारी, डिसीज़ के तौर पर इसे देखते हुए आगे की राह को यहाँ पर प्रशस्त करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।